फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा में, जिसके अंदर अब हम बात करने जा रहे हैं देश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल जी से। प्रहलाद पटेल जी इस समय दिल्ली में हैं, लेकिन उनकी सक्रियता का क्षेत्र पर्यटन मंत्री होने के नाते पूरा देश है, पर वह दमोह संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। मध्य प्रदेश की सियासत से पिछले 4 दशक से ताल्लुक रखते हैं। तमाम संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का गौरव उन्हें हासिल है। वह बालाघाट से सांसद रहे हैं, वह सिवनी से सांसद रहे हैं, वह दमोह से सांसद रहे हैं। निवास उनका जबलपुर में है, कार्यक्षेत्र उनका छिंदवाड़ा भी है। तो एक व्यापक स्तर पर उनकी सक्रियता है। गोटे गांव उनका पैतृक निवास क्षेत्र है। तो उनसे हमें समझना है मध्य प्रदेश की दुश्वारियों को, उनसे समझना है पर्यटन संबंधी चुनौतियों को। तो उनसे इस बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत प्रहलाद जी। इस कठिन समय में आप कई मोर्चों पर जूझ रहे हैं। पहला मोर्चा आपका गृह प्रदेश मध्य प्रदेश, कोरोना के संदर्भ में चुनौतियां वहां पे काफी विषम हो रही हैं, और दूसरा आपका अपना विभाग, जिससे जुड़े हजारों लाखों लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। चर्चा की शुरुआत हम पहले पर्यटन से ही करते हैं। पर्यटन उद्योग सहमा हुआ है, कैसे उबारेंगे? सब आपकी ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, केंद्र की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। विश्व की चुनौतियां हैं, पर विश्व की चुनौतियों के बीच में देश प्रदेश आशंकित है। मुझे लगता है कि हिमांशु जी, आज जो पहली प्राथमिकता है वो है कि कोरोना जैसी महामारी जो दुनिया में संकट के रूप में छाई हुई है, उसका भारत पर कितना प्रभाव है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि सबने देखा, दुनिया भी इस बात को मानती थी कि पर्यटन रोजगार का प्रत्यक्ष और परोक्ष बड़ा साधन है। हम गौरवान्वित इसलिए है कि पिछले 5 वर्षों यानी मोदी जी के कालखंड के पहले 5 वर्ष जी, जहां पर पर्यटन ने अपने 65वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंचने का अपना रास्ता साफ किया जी। और ये 5 वर्षों की बहुत बड़ी सफलता थी। 65वें पायदान से 34वें पायदान पर आ जाना जी। अब यात्रा जो शुरू है जो दूसरे कालखंड में, उसमें थी कि 34 से हम 1 नंबर की तरफ की यात्रा करेंगे जी। ये जो दौर है, ये मैं ये मानता हूं कि ये तात्कालिक दौर है जी। लेकिन हमें इस बात का गर्व जरूर है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उनका फोकस हमेशा पर्यटन पर रहा है जी। जब कोई सवाल करता है कि पर्यटन संकट में है, पर्यटन का क्या होगा, मैं उनको एक बात का याद दिलाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये आंकड़ा जानबूझ कर बताया जी। दूसरा, 15 अगस्त को जब उन्हें लाल किले की प्राचीर से देश को कहा था, देखो अपना देश जी। मुझे लगता है कि ये मंत्र कोई दूरदर्शी नेता के मुंह से निकला हुआ मंत्र था। और आज के इस परिस्थिति में जहां दुनिया के सारे अधिकांश देश प्रभावित हैं, जो लोग या तो भारत के प्रति रुचि रखने वाले देश थे, तो स्वाभाविक है कि जब देश से कोई रुचि रखता है या संस्कृति से कोई रखता है, वही पर्यटक के रूप में आपके पास में आता है जी। चाहे वो माइस का मामला हो, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म का मामला हो। लेकिन अगर कोई पर्यटक आता है तो भारतीय संस्कृति को देखने के लिए आता है। अब उसकी किसी की रुचि दक्षिण में होगी, किसी की उत्तर के क्षेत्रों में होगी, किसी का उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में होगी। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि कोरोना के इस महामारी के बीच भी चुनौती है, लेकिन चिंतित होने जैसी बात मुझे नहीं लगती, डरने जैसी बात नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास में वो नेतृत्व है जी। जो दूरदर्शी नेतृत्व है, जो सजग नेतृत्व है, और जिसने सजगता का परिचय देकर दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जिस देश में सबसे ज्यादा हो जी। और उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी ही कम हो जी। और उसके बाद भी इस चुनौती के सामने खड़े होकर अपने संयम की दम पर, अपनी दूरदर्शिता की दम पर जिस प्रकार से काबू में पार पाने की कोशिश है, ये अभिनंदन के योग्य है। मैं भारत की जनता का भी अभिनंदन करता हूं, जिसने इन तमाम परिस्थितियों को अपने नेतृत्व के प्रति आस्था रखकर, संयम का परिचय देकर इस विनाश लीला से अपने आप को बचाने की कोशिश की है। और अब जो आपका प्रश्न है वो पर्यटन को लेकर है जी। मैं हिमांशु जी इसमें चुनौती भी देखता, जिस चुनौती में मैं संभावनाओं को देख रहा हूं। मुझे लगता है कि आज ये विषय चर्चा में नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं अपने तमाम स्टेक होल्डर से, जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ, राज्यों के पर्यटन मंत्रियों से मैंने बात की है, राज्यों के पर्यटन सचिवों से मैंने बात की है, उससे मैं एक बात मैं जरूर देखता हूं कि एक चीज आप भी मानेंगे, आप भी
अच्छा सोचते हैं, दूर तक देखते हैं जी कि उत्तर पूर्व सुरक्षित क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। जी मैं भी ये बात मानता हूं कि जब हम इस आपदा से बाहर आएंगे तो भारत दुनिया के मानचित्र पर सबसे सुरक्षित डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। जी मैं जब नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूं तो मैं हिमालयन स्टेट की भी बात करता हूं, जी चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो। आप देखिए कि यहाँ पर इस आपदा का असर कम है। जी जब गर्मी का सीजन होगा, यहाँ का जो वातावरण है वो हमारे अनुकूल होगा। जी तीसरी बात मैं संभावना के रूप में देखता हूं कि आप भी इस बात को मानते हैं कि दुनिया में जो जितने भी विदेशी पर्यटक लॉकडाउन के पहले यहाँ रह गए थे, लॉकडाउन के बाद जी वो तमाम पर्यटक अपने देशों में वापस नहीं गए। जी एक समाचार आपने भी पढ़ा होगा जी कि 800 उसके आसपास अमेरिकन टूरिस्टों को अमेरिका जैसे देश ने पहल की कि वो वापस आए। उसमें कहते 10 ने ही सहमति दी, बाकी लोगों ने यहीं रहना पसंद किया। मुझे उस इटली के ग्रुप के बारे में जरूर देश को बताना है जो 18 के समूह था। एक जयपुर में एक निधन हुआ, 17 बाकायदा स्वस्थ हुए, लेकिन वो अपने देश में वापस नहीं गए। तो मुझे लगता है कि जो विदेशी पर्यटक था वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर होगा, जो इस आपदा में भारत में रहा। उसका जो विश्वास है, उसका जो मान है, उसका जो भरोसा है वो भारतीय संस्कृति में बढ़ा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति में बढ़ा है, यहाँ के लोगों के संयमित व्यवहार में उसका भरोसा बढ़ा है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नमस्ते को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया इस आपदा के बीच में, इसलिए भारतीय संस्कृति, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका चिकित्सा का प्रयोग, ये तमाम दुनिया के मानचित्र में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सामने प्रस्तुत हुए हैं। और वो प्रमाणिक तरीके से उन्होंने इस बात को साबित किया है कि भारत एक ऐसी भूमि है जो आपदाओं में किसी भी विपरीत परिस्थिति में उत्तर देने में समर्थ है। और वो भी उसका भरोसा नेतृत्व के प्रति भी है और भारतीय संस्कृति के प्रति भी है। नेतृत्व के प्रति भी और भारतीय संस्कृति के प्रति भी लोगों का भरोसा है। प्रहलाद जी, आपने कहा कि ये समय शायद चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं। चर्चा के लिए उपयुक्त इसलिए था और आपके जवाब ने उसकी उपयुक्तता साबित भी की। उपयुक्त इसलिए कि इस समय सब लॉकडाउन के चलते अपने घरों में हैं, खाली हैं, अपने भविष्य को लेकर आशंकित रहते हैं, चिंतित रहते हैं। ऐसे में आपके द्वारा जो ये संभावनाएं जताई गई हैं वो उन्हें हौसला देने का काम कर सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने नेतृत्व के संदर्भ में सराह रहे हैं। जानने का एक विषय यह भी है कि भारत की लड़ाई बहुत अच्छी है, यह आपका दावा है। कुछ लोग इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप इतने टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आंकड़े इतने कम हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन आक्षेपों से आप? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, कोई बीमार होगा तो वो तो खुद से जा रहा है ना, वो अपने आप को छुपा नहीं रहा है। अगर कुछ वर्ग विशेष को छोड़ दो या कुछ हिस्से को छोड़ दो, कोई ऐसा आदमी नहीं है। बल्कि ये मौसम का बदलाव हमेशा तकलीफें देता रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई इस बात को छुपाएगा या हम टेस्ट करने नहीं जाएंगे तो बड़ा आपदा आ जाएगी। आखिर मैं आज के आंकड़े देखता हूं तो कल के आंकड़ों से अगर वो कम दिखते हैं तो ये हमारे लिए भरोसे की बात भी है। और हम इस बात के लिए भारत की जनता का अभिनंदन करते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या उनने कभी इस बात को सोचा है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है? हम जैसे लोग तो 15 दिन पहले से कह रहे हैं कि जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, यानी स्वास्थ्य विभाग में सेवा देने वाले डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो हमारे सुरक्षा कर्मी हो जो लगातार 25-25 दिन से ड्यूटियां कर रहे हैं, या वो सैनिटाइज करने वाला गरीब हमारा, या जिनको लोग छोटा मानते हैं वो हमारा सफाई कर्मी हो, या अन्य कोई, मैंने भी उस काम को हाथ में लिया था, इसलिए मैं इसको छोटा बड़ा नहीं मानता। लेकिन क्या हम इनके रिलीवर नहीं बन सकते? ये भी तो मनुष्य है, ये भी तो हमारे ही परिवार के लोग हैं। मीडिया के लोग लगातार इस विपरीत परिस्थितियों में भी, क्या मीडिया के लोग इतने ना समझे कि उनको उस बात का अंदाजा नहीं होगा? उनको अंदाजा है, लेकिन वो अपने कर्तव्य के प्रति ज्यादा समर्पित है और इसलिए उनका अभिनंदन होना ही चाहिए। यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे निराशाजनक बातें करते हैं या गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं और बेसमय राग, मुझे लगता है किसी को नहीं अलापना चाहिए। आज की स्थिति में जो भी मैन पावर हमारे पास है, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास है, उसके बाद भी जिस प्रकार से हम लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आंकड़े
झूठे आंकड़े नहीं है, कौन छुटलाना चाहेगा। जी। ठीक है, राज्य को किसी पर कोई आरोप लगा सकता है, लेकिन मैं उसको सिर्फ गैर जिम्मेदारी का बयान मानता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानता। इसको गैर जिम्मेदारी का बयान आप मानते हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक संवेदनशील सवाल आपके विभाग से जुड़ा हुआ है। भारत में संक्रमण का आंकड़ा कम है, यह आंकड़ा और भी कम हो सकता था अगर तबलीगी जमात वाला घटनाक्रम न घटित हुआ होता। इस पर कमोबेश पूरा देश एक राय है, और उसके संदर्भ में गंभीर पहलू यह है कि भारत में पर्यटन के नाम पर तकरीबन 2000 लोग आए और वह इस संक्रमण का कारण बने, दूसरी गतिविधियों में सम्मिलित होकर। बतौर पर्यटन मंत्री कोई जरूरत महसूस कर रहे हैं आप इस संदर्भ में किसी संशोधन की, कहीं अपनी कार्यप्रणाली में दोष की, जिसे सुधारे जाने की जरूरत है देश में इस परिस्थितियों को जानकर? जिनने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है उन पर कार्रवाई होनी नहीं है, कार्रवाई हो गई जी। वो ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं, उनके खिलाफ बाकी जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो भी जारी हैं, कोई बचेगा नहीं जी। क्योंकि ये बात बड़ी सच है। लेकिन हिमांशु जी, हमें एक और तस्वीर देखनी पड़ेगी जी कि अगर जिस प्रकार से हम कम संसाधनों में लोगों का उपचार करके इस पर काबू पा रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इस आपदा से बाहर आएंगे, और जिस दिन हम बाहर आएंगे उस दिन भारत एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आएगा, और हमारी चिकित्सा के इस दावे को, हमारे चिकित्सा की इस पद्धति को, इस चिकित्साई ताकत को लोग वैसे मानते ही थे। लोग आते थे, दक्षिण भारत की तरफ जाते थे, और स्वास्थ्य पर्यटन के नाम पर बहुत सारे लोग हमारे देश में आते हैं, वो सस्ता मानकर भी आते हैं और अच्छा मानकर भी आते हैं। लेकिन अब तो विकल्प मात्र मुझे लगता है भारतीय चिकित्सा पद्धति की तरफ ही होगा, और इसलिए मुझे जिनने ये गलतियां की है इन पर कठोर कार्रवाई होगी। और हम सिर्फ पैसे के लिए पर्यटन को नहीं खोलते हैं, हम मानते हैं कि पर्यटक जब आता है तो वो हमारी संस्कृति से साक्षात्कार करता है और वो संस्कृति को लेकर भी जाता है। जी। आप देश के संदर्भ में बड़े आशान्वित हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ में सराह भी रहे हैं, पर अब हम आपके गृह प्रदेश की ओर चले, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जो हमारा भी गृह प्रदेश है हम सब लोगों के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के हालात उतने उत्साहजनक नहीं है, बल्कि चिंता में डालने वाले हैं। मध्य प्रदेश के इन हालातों को लेकर प्रहलाद पटेल क्या सोचते हैं? देखिए, उसमें भी हिमांशु जी, आप मध्य प्रदेश को अच्छी तरह से जानते हैं, भौगोलिक रूप से भी जो इंदौर और भोपाल में हमको चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, और लगातार अब हम दावा भी करने की स्थिति में है कि भोपाल में हमने उस पर सफलता अर्जित की है, इंदौर में भी हमने सफलता अर्जित की है कि जो चीज़ें, जो अगर मेडिकल कॉलेज को हमको कोरोना के टेस्ट का परमिशन दिलानी है, तो जैसे सागर है तो सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को हमने उसका कोरोना की लैब का परमिशन दिलाई है, संभवतः उज्जैन में एक आरडी कॉलेज है, क्योंकि इस लड़ाई में 2-3 चीजें प्रमुख है। क्या सैंपलिंग बड़ी मात्रा में हो, जैसा आप कह रहे थे जी, और दूसरा सैंपलिंग जल्दी हो जाए जी, दिन भर में, घंटों के भीतर, 4 घंटे में, 6 घंटे में अगर रिजल्ट आता है तो हम जल्दी से उसका वो फैसला कर पाते हैं। किसी आदमी को 4 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी और वो निगेटिव आए, लेकिन वो 4 दिन तो उसके लिए लगभग इतने भारी होते हैं, उसको लगता है पता नहीं कल क्या होगा, और शायद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी देरी से शुरू होगा। तो इन बातों पर भी लगातार इस आपदा के बीच में भी बड़े काम हुए। दूसरी बात है कि जो दवाई का उत्पादन का क्षेत्र था, चाहे भोपाल के पास पंडीदीप का हो, चाहे हमारे इंदौर के पास के आसपास के क्षेत्र हो, इस विपरीत परिस्थितियों में भी हमने उत्पादन जारी रखकर अपने लोगों की भी सेवा की, और दुनिया में जो एक मिसाल कायम की है, जो शायद कोई दूसरे देश ऐसी सामर्थ्य नहीं जुटा सकते। और वो बात आप जैसे पत्रकार अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्राजील ने क्या कहा, अमेरिका ने क्या कहा, हमारे आसपास के देशों ने क्या कहा। हमारे पास में साधन कम होने के बावजूद भी हमने वसुधैव कुटुंबकम के उस भाव को साकार करने में हमारा नेतृत्व सफल रहा है कि अगर कोई भूखा हमारे सामने खड़ा है, जरूरतमंद खड़ा है, तो हम उसकी भी भूख बुझाएंगे, उसकी जरूरत पूरा करेंगे। हम आधा रोटी खाएंगे लेकिन आधी हम उसको भी देंगे। इसको भी इस दौर में हमने साबित किया है। मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं, ये बातें निश्चित रूप से हमको ताकत दे रही हैं, और हम इस आपदा पर सफलता प्राप्त करेंगे। हम कठिनाई में है, इंदौर एक गंभीर स्थिति में है, इसमें इस बात को स्वीकार करने में हमें न कभी आपत्ति थी और न आपत्ति है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि क्षेत्र विशेष में फैला हुआ
संख्या है, ये हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद है। मेरा सवाल है प्रहलाद जी, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके पुराने मित्र शिवराज सिंह चौहान हैं, इसलिए आपका स्वर इतना उनके प्रति मृदु हो गया। अगर यही सरकार अभी कमलनाथ जी की होती तो भी प्रहलाद पटेल जी इसी नजरिए से देखते? जानने का विषय है कि मध्य प्रदेश एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जहां पे स्वास्थ्य महकमे के प्रमुख सचिव समेत तकरीबन 4 दर्जन अधिकारी कर्मचारी तक कोरोना के संक्रमण की चपेट में है। इससे गंभीर किस्म की लापरवाही सभी स्तर पर माना जा रहा है। क्या आप इस सत्य से इंकार करते हैं? मुझे लगता है कि हिमांशु जी, मैं अपना स्टैंड बदलता नहीं हूं जी। मैं पर्यटन मंत्री के रूप में भी कहता हूं कि हमें कमियां सामने रखकर चर्चा ईमानदारी से करनी चाहिए, तभी आप उन कमियों को दूर कर सकते हैं। जी। मैंने इसलिए मेडिकल कॉलेज सागर की बात आपसे कही है। जी। ये तो अभी हुआ है ना, 3 दिन पहले। जी। अगर मैं आरडी गाड़ी की बात करता हूं तो कोरोना का जांच सेंटर वहां नहीं था। जी। अगर मैं अरविंदो इंदौर की बात करता हूं तो वहां पर परमिशन नहीं थी। जी। तो मुझे वहां के केसेस रतलाम के, नीमच के, भोपाल एम्स तक पे आते हैं। आपको आश्चर्य होगा। स्वाभाविक है कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं इस दृष्टि से नहीं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात का गर्व है कि शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है, इसलिए मध्य प्रदेश के हालत बद से बदतर और नहीं हुए। जी। आज वो गरीब आदमी को अगर भोजन और राशन समय पे पहुंच रहा है या तात्कालिक रूप से कुछ फैसले हो रहे हैं तो ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह वहां पर कुर्सी पर है, कमलनाथ कुर्सी पर नहीं है। ये बात मैं जरूर कहूंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि इसको राजनीतिक बंटवारे में रखूं। आज के समय हमें राजनीतिक दुराव की बजाय हमें इसकी चिंता करनी चाहिए कि हम सब मिलकर इस आपदा से कैसे बाहर आए। सुविधाओं में अगर कमी है तो सामने आएगी तो उसको ठीक करना चाहिए, यह करना हमारी जिम्मेदारी भी है। एक बड़े स्तर पर लोगों के बीच में बहस का विषय बना हुआ है कि आज 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, मध्य प्रदेश में अकेला मुख्यमंत्री ही दिखाई दे रहा है सब तरफ। वित्त मंत्री के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जो एक टीम काम करनी थी उसका अभाव है। कहां दिक्कत है पार्टी को जो शिवराज सिंह चौहान को टीम दे पाने में इतना इंतजार करा रही है? हमारी कोशिश है कि हम आम आदमी को भूखा ना सोने दें, जो पीड़ित है उसकी सेवा भी करें और उसके स्वास्थ्य की चिंता भी करें और उसको स्वस्थ करके भेजें घर पर। अगर कोई सुविधाओं में कमी है तो सब मिलजुल कर उसको ठीक करें। जो प्रश्न आपने किया है, शायद मैं इस प्रश्न का अभी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे देना भी नहीं चाहिए। आप इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आपसे अब तीसरी मोर्चे पर आता हूं। दमोह संसदीय क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समय 2 स्तर पर संक्रमण फैले नहीं। बतौर सांसद अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने की दृष्टि से क्या कुछ प्रहलाद पटेल इस दौरान कर पाए हैं? क्योंकि आप उन चंद जनप्रतिनिधियों में से रहे हैं जो इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र, अपने निर्वाचन क्षेत्र, अपने पैतृक क्षेत्र में लगातार दौरा करते रहे, बैठक करते रहे। यह मौका है इस समय पर लोगों के जानने के लिए कि क्या कुछ आप देख पाए और कर पाए। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर लगभग 30,000 प्रवासी मजदूर क्षेत्र में वापस आया और लगभग 2200 ऐसे लोग हैं जो देश के तमाम प्रांतों में फंसे हुए हैं। वो बुंदेलखंड की हमारी अपनी नियति है। लेकिन मैं जब 8 विधानसभा में गया तो मैंने सिर्फ देखिए, इस बार कोई हो, इसको दल से बाहर रखिए, प्रशासन हो, समाज के लोग हो या राजनीतिक कार्यकर्ता मिलकर लोगों ने जो सेवा की भावना दिखाई है उसकी कोई मिसाल नहीं है। मेरा इतना लंबा सार्वजनिक जीवन है, ऐसा समन्वय मैंने देखा नहीं है जी। लेकिन जब भी मैं अपने विधानसभा के मुख्यालयों पर गया, अधिकारियों की बैठक ली, मैंने 3 ही बातें करी। मैंने कहा कि सैनिटाइज करने का काम नगर निकायों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उनके कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए। कल पंचायत में कुछ होगा तो यही नगर का साधन, यही नगर के लोग जाएंगे, हम और आप नहीं जाएंगे। इसलिए रिलीवर की तरह, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी कोई मरीज नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमाल का काम लोगों ने किया, खुद ने अपने ट्रैक्टर लगाकर, टैंकर लगाकर अपनी दवाइयों, अपनी मशीनों से गांवों को सैनिटाइज किया। मुझे इस बात का गर्व है। एक दिन में 8 से 11 हजार के आसपास लोग मजदूर आए।
मेरे जिले के भी और मेरे जिले से गुजरने वाले पन्ना और कटनी जिले के दमोह के लोगों पर मुझे गर्व है कि उन्होंने उन सबको भोजन कराया, उनको वाहन देकर उनके घरों तक पहुंचाया। मैं तीसरी बात पर गर्व कहता हूं कि जब भी पुलिसकर्मी ने ड्यूटी की तो हमने कहा कि उनके डिलीवर बनिए, जहां 5 पुलिस वाले खड़े हैं 1 पुलिस वाला हो और 4 पब्लिक के लोग हों। मेरे कहने पर मेरे कार्यकर्ताओं ने और आम आदमी ने भी उनने ये ड्यूटी का काम पूरा किया। और मैंने कहा कि जो सड़कों पर बाईपास पर खड़े हुए हैं उनको तो चाय नहीं मिलती, और 20-20, 22-22 दिन से हमारा पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहा है। धक्के सबसे पहले उसी ने सामना किया, उसके पास पीपी किट नहीं थी। दिन में 24 घंटे के साइकिल में 3 बार अपने आप समाज के लोग जाकर उनको चाय पिलाकर चले आते। मुझे इस बात का गर्व है, रिलीवर भी बने और ये भी किया। तीसरा मैंने कहा था कि पैरा मेडिकल स्टाफ जिसके लिए ट्रेनिंग के बगैर आप किसी के हेल्प नहीं कर सकते या उसके सहायक नहीं बन सकते, 4 घंटे की ट्रेनिंग लीजिए, जरूरत पड़े तो पैरा मेडिकल स्टाफ ये पैसों में नहीं मिलेगा, इसके आदमी आना पड़ेगा। मशीन पैसे में खरीदी जा सकती है, तो उसका हमें विकल्प बनना चाहिए, रिलीवर बनना चाहिए। और मुझे गर्व है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने रिलीवर बनना स्वीकार किया। जी, ये सारी व्यवस्थाओं के संदर्भ में, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी हो रही है उसमें हर जिले के अंतर्गत या संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोविड हॉस्पिटल और बाकी व्यवस्थाओं की जरूरत महसूस की जा रही है, वेंटिलेटर्स की जरूरत महसूस की जा रही है। आप अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध करा पाए हैं इस दृष्टि से? नहीं, मैं नंदा माई की कृपा मानता हूं कि इस सारे घटनाक्रम के पहले मेरे यहाँ पर मैंने आईटीडीसी ने CSR में वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस दमोह जिले को दी थी जी। तो उसने बड़ा भरोसा भी जीता और प्रभु ने कृपा की कि कोई पॉजिटिव मरीज भी नहीं निकला कि किसी को जबलपुर या सागर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी हो, लेकिन साधन रहा, ये गर्व की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार का जो प्लान है वेंटिलेटर्स को लेके, जब आपदा आई थी उस समय 3672 वेंटिलेटर हमारे पास पूरे देश में थे। आज की तारीख में वो 20,000 को पार करने की स्थिति में है और प्रतिदिन उस बात की संख्या बढ़ने का प्लान है। और मुझे लगता है कि आपदा से निपटते निपटते संसाधनों को स्थापित करने में भारत सरकार ने जो काम किया है, ये आपदा को निपटने दीजिए, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग इसका मूल्यांकन जरूर करेंगे। इसका मूल्यांकन करेंगे। आपने बुंदेलखंड के संदर्भ में एक विभीषिका का जिक्र किया चर्चा के दौरान, मजदूरों के पलायन के संदर्भ में। 2200 के करीब मजदूर आपके क्षेत्र में वापस लौट कर आए, लेकिन बड़ी संख्या ऐसी होगी जो आपके क्षेत्र के तमाम मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए होंगे। उन मजदूरों के लिए क्या कुछ सहारा प्रहलाद पटेल बन पाए हैं? नहीं, 30,000 वापस आए, 2200 अन्य राज्यों में हैं जी। उन सबकी सूची, उन सबके भोजन का प्रबंध, उनके रहने का प्रबंध, और अभी कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने सबके खाते में 1,000 रुपया नकद डालने का फैसला किया है। लेकिन मेरा दमोह का कार्यालय हो या दिल्ली का कार्यालय हो, वो अगर सीधे मुझे फोन करते हैं तो उसी नंबर को ट्रेस करके उनकी मदद का प्रबंध है। और मुझे लगता है कि हमारा हर जनप्रतिनिधि इस जिम्मेदारी को बखूबी पूरा कर रहा है। बहुत बड़ी जगह पर, 100 के आसपास जगह पर मेरे क्षेत्र के लोग देश के अनेक राज्यों में हैं, कर्नाटक में हैं, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं, हरियाणा में हैं, तो मतलब काफी दिल्ली में हैं जी। तो काफी बड़ी जगह पर काफी बड़ी संख्या है ये, 2200 के आसपास ये संख्या निकल कर आई है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इस परिस्थिति में उनको भूखा न रहने दें, उनके रहने का प्रबंध हो, और जब लॉकडाउन खुले तो सम्मान के साथ हम उनको वापसी लाने की तैयारी में भी है। मैं आखिरी सवाल पर आता हूं। हालांकि इसका कोरोना से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इस कोरोना के चलते एक वस्तु स्थिति जानने में आई है, वो ये है कि लगभग सभी राज्यों में ये स्थिति है कि उनके राज्यों से मजदूर दूसरे राज्यों में मौजूद हैं, रोजगार की तलाश में, रोजी की तलाश में। आपने कल दृश्य देखा, मुंबई के संदर्भ में 10,000 लोग पहुंच गए अपने अपने गृह राज्यों में जाने के लिए। छत्तीसगढ़ में भी अन्य राज्यों के हैं और छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में हैं। मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के मौजूद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम राज्यों में फैले हुए हैं। मेरा सा आपसे जानने का विषय है कि आपकी केंद्र में सरकार तमाम मोर्चों पर काम कर रही है, क्या इस कठिन समय में ये मुद्दा भी आप लोगों के जहन में आया है कि इस दिशा में भी कोई काम होना चाहिए कि ये छोटे छोटे जो लोग हैं, ये मजदूर वर्ग जो है, इसको रोजी की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इनके संदर्भ में भी कोई ध्यान दिए जाने की जरूरत है?
मुझे लगता है कि यदि आप अटल जी के समय जब भवन निर्माण के मजदूरों का कानून बना था, मैंने तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बरसों काम किया जी। है। मैं मानता हूं कि जब भी मजदूर जाए तो उसमें एक परमिशन का क्लॉज है जिसका पालन होता नहीं है जी। और सेस करता था, पहले उसका पीएफ खत्म हो जाता था, उसको मोदी जी की सरकार ने वापस कराने की गारंटी दी है कि अब कोई हिंदुस्तान में कहीं भी काम करेगा पीएफ का कट कर पैसा उसी के खाते में जाएगा, नहीं तो दिल्ली जैसी जगह में 30-40 हजार करोड़ पीएफ का पैसा गैर क्लेम्ड बचता था और उसका कोई रास्ता निकलता नहीं था। मुझे लगता है कि इस पर सबको बहस करनी चाहिए, आपको लोगों को भी इस पर मूल्यांकन करना चाहिए कि यदि कोई मजदूर बाहर जाता है, इस पूरे घटनाक्रम में ये बात बड़ी मुखर कर सामने आई है कि ना तो गांव के लोगों को पता है कि वो कहाँ काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई लेखा जोखा तो होना चाहिए कि आप अगर जाते हैं तो उसका रिकॉर्ड जिला प्रशासन के पास तो कम से कम होना चाहिए कि मेरे जिले का मजदूर मर्जी से गया है। मजबूरी में जाने वाले लोग तो बता के जाते हैं, लेकिन ये मन से जाने वाले लोगों के बारे में तो मुझे लगता है, और फिर हम कहें कि वो पलायन करके जाते हैं। मैं कई जिलों को देखता हूं जहां पर अधिक अभी गेहूं का उपार्जन होना है, वहां हम माल बिहार से, आपके मंडला से या डिंडोरी से उन जिलों में जाते हैं। कई बार काम करने का जो हुनर है वो सब किसी के बस की बात नहीं होती, जैसे हम माली कर रहा सबके बस का काम नहीं है, ये भी एक अलग हुनर है। तो मुझे लगता है कि इन कारणों से भी कई बार समूह के रूप में लोग जाते हैं, तो इनको स्किल्ड लेबर की तरह अगर हम ट्रीट करते हैं तो फिर उनका पंजीयन भी होना चाहिए, उनका रिकॉर्ड भी होना चाहिए और बाकायदा वो जाए तो पीएफ जैसे बाकी सब सुविधाएं भी फिर उनको मिलेंगी, पर रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। इस बात से सहमत है। प्रहलाद जी, हम अंतिम चरण में हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे इस विपत्ति के समय में? सब उम्मीद के साथ केंद्र की ओर भी देखते हैं, अपने राज्य की ओर भी देखते हैं। आप बड़े जननेता हैं, बहुत बड़े स्तर पर आप काम करते आए हैं, इस मौके पर आपकी तरफ से जनता के लिए संदेश? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे पास में संयम ही एकमात्र अस्त्र है भारत को इस आपदा से बाहर निकालने का। इस पर लोग बहस करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कि जो घनत्व है आबादी का उसकी तुलना में हमारे पास स्वास्थ्य के साधन कम है, हम अपने संयम के बूते यहां तक बच पाए हैं। इसलिए जो नियम सरकार तय करे, प्रशासन तय करे, कौन की किस राज्य में सरकार है ये सोचे बगैर जो सरकार कह रही है, हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं। ये देश की जनता और देश की तमाम राज्यों की सरकारों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, यहाँ किसी की आलोचना करने के लिए मैं नहीं बैठा। हम सबको लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो लंबे समय तक हमको उसका अनुशासन पूर्वक पालन करना होगा। स्थायी तौर पर अगर इस आपदा से हम बाहर आना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये संयम सब बनाए रखे, यही विनती है। और मुझे लगता है कि जब हम कोरोना से बाहर आएंगे, भारत अपने पूरे यश और गौरव के साथ अपने स्थान को प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो प्रहलाद पटेल जी से चर्चा में दो बातें महत्वपूर्ण निकल कर आई हैं। एक, संयम, इस संयम को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, संयम से ही हम इस चुनौती से उभरेंगे, एक। और दूसरा ये कि उनका अपना हौसला ये उम्मीद जता रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है, इस संकट में भी हमारे लिए अवसर है और उस अवसर को पाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से आपसे हुई बातचीत हमारे दर्शकों के लिए ज्ञानवर्धक भी रही होगी और उपयोगी भी। तो ये थे प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ में अपनी स्पष्ट राय मौजूदा संकट के समय में रखी है। खास बात यह है कि वह मौजूदा परिस्थितियों से निराश बिल्कुल भी नहीं है। अब समय है आज की पंक्तियों का। तो आज की प्रासंगिक पंक्तियां जो है हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी की लिखी हुई हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो उन्होंने फिल्म फिर सुबह होगी में मुकेश साहब और आशा भोसले ने उसे गाया था कि इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएंगी, वो सुबह कभी तो आएगी। यह पंक्तियां कमोबेश वैसी ही हैं जैसी प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ में बातचीत करते हुए व्यक्त कर रहे थे कि इस चुनौती में भी हमारे लिए बड़ा अवसर छुपा हुआ है। वह अवसर सभी क्षेत्रों में है, तो हौसला खोने की जरूरत नहीं है। जो ये कठिन समय है, यह भी हमारे हौसले से, हमारे संयम से, हमारे संघर्ष से आखिरकार हारेगा ही और हम एक बार फिर जीत के साथ नई सुबह के लिए अग्रसर होंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए सादा प्रणाम।